तो मुझे देख के ऐसे अचानक जाने क्यों लगे? क्योंकि मुझे मालूम है साहब, आप वही सब पूछिए और मैं कुछ नहीं जानता। आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि आप कुछ नहीं जानते। देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आपने जो भी देखा, आप जो भी जानते हैं, हमें बता दीजिए। साहब 3 लोग थे वो, और उन्होंने चेहरे पे कपड़ा लगाया हुआ था, और वो तीनों एक ब्लू कलर की वैन से आए थे और उसी में वापस चले गए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इस एरिया में आने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी खंगालो। वारदात के वक्त जितनी भी ब्लू गाड़ी इस डायरेक्शन में आई है, इस डायरेक्शन से गई, सबको जीरो डाउन करो। शबनम के भाई और बेटे से दोबारा मिलने की कोशिश करो। शबनम से जुड़ी हर बात पता करो। हम शबनम के मर्डर को रिहाना केस से जुड़ा हुआ मान रहे हैं, और हो सकता है अपराधी हमारी सोच से परे हैं। सर, डर मत बेटा, मैं हूं ना। सर समझ में नहीं आया, जब मैं रिहाना से बात करने गया तो वो हमें देखकर डर के मारे भाग क्यों गई? रिहाना जब भी किसी को पुलिस की वर्दी में देखती थी तो उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती थी। ये इस केस का एक ऐसा रहस्य था जिसकी असल वजह तब तक ढूंढी ही नहीं गई थी। और सवाल यह भी था कि अगर रिहाना पुलिस वालों को देखकर डर रही थी तो विष्णु ने उसके साथ ऐसा क्या किया था, और वो नोंगरा काज ऐसा क्या गलत काम था जिसका रिहाना बार बार जिक्र कर रही थी। इन सवालों की सतह में कई चौंकाने वाले राज दफन थे, और हमारी सबसे बड़ी लाचारी यह थी कि पिछले 1 साल से रिहाना अपने परिवार से दूर थी, और हम चाहकर भी यह पता लगाने में नाकाम थे कि रिहाना का परिवार तब कहां था। तब हमारी इन्वेस्टिगेशन की अगली कड़ी रत्ना थी। शबनम के मर्डर के बाद रिहाना ही नहीं, रत्ना की जिंदगी भी खतरे में थी। आपके घर पर हमला हुआ था, आपकी बेटी को आपके घर पर बांध दिया गया था। हाँ सर, उन्होंने मुझे फोन पे धमकी दी थी। लेकिन मेरी टीम ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्योंकि मैंने उन्हें बताया ही नहीं था। मेरा तो उन पर से भरोसा ही उठ चुका है। और क्या मैं नहीं बताऊंगी तो पुलिस का फर्ज नहीं बनता कि इस केस को हैंडल करे? बीच बाजार में शबनम का, आपको बताने से क्या फायदा? सर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन अभी तक आप रिहाना के घर का पता नहीं लगा पाए। आप गुनहगारों को पकड़ पाएंगे? अजय जी, मैं जानता हूं आप हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखते आए। सर, हमारा काम ही है सच्ची खबर लोगों तक पहुंचाना, और वैसे भी इस केस में पुलिस ने एक्शन मेरे खबर के बाद ही लिया था, और इस खबर के बाद ही रिहाना का मेडिकल टेस्ट करवाया गया था। हाँ सर, इससे पहले तो पुलिस ये तक नहीं मान रही थी कि उस बच्ची के साथ नोंगरा काज, यानी कि she was raped several times। उस बच्ची ने हिंदी तक नहीं बोल पाती, और उसके लिए एक ऐसा ट्रांसलेटर रखा गया है जो कि उसे कभी समझ ही नहीं पाया। मैं तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड से अपने कॉलेज से स्केड्यूल निकाल कर उस बच्ची के लिए ट्रांसलेटर बनी। मैं 15 दिन धरे विष्णुर घरे छिलाम। ये बोल रही है कि 15 दिन से ये विष्णु के घर पे रह रही थी, और उसके हाथ बीती को समझी, और उसके बिहाफ में कोर्ट में हियरिंग में शामिल हुई। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने रत्ना को रिहाना के बिहाफ पर ट्रांसलेटर नियुक्त करने की इजाजत दी। और अब मैं चाहूंगा कि रत्ना जी कोर्ट को वो सारी बातें बताएं जो रिहाना ने उन्हें बताई, कि कितने वक्त से रिहाना विष्णु के घर में रह रही थी और विष्णु उनके साथ कितनी ज्यादतियां करते थे। सर, रिहाना ने मुझे बताया कि वो करीब 15 दिन से विष्णु के घर रह रही थी, और उसने मुझे ये भी बताया कि विष्णु उसके साथ रोज कई बार रेप करता था। मिलॉर्ड, रिहाना के साथ विष्णु जानवरों की तरह पेश आता था। वो रिहाना का सिर्फ रेप ही नहीं करता था, बल्कि उसके बदन को नोचता था, खसोटता था, जिसकी गवाही रिहाना की ये मेडिकल रिपोर्ट दे रही है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, रिहाना विष्णु के साथ सिर्फ 15 दिन के लिए रही थी, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट से ये बात भी सामने आई है कि रिहाना का कई महीनों से रेप किया जा रहा था, सिर्फ 15 दिनों से नहीं। इससे ये साबित नहीं होता कि विष्णु जी ने ही उसका रेप किया है। और गौर करने वाली बात यह है माय लॉर्ड कि जब रिहाना का मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसके शरीर से विष्णु का कोई भी डीएनए सैंपल नहीं मिला। और ऐसा इसलिए हुआ मिलॉर्ड कि पुलिस ने रिहाना का मेडिकल करवाने में देर की।
और अगर विष्णु ने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो फिर इसने झूठ क्यों कहा? इसने पुलिस को इनकार क्यों किया कि रिहाना को ये जानता तक नहीं था? मैं तो इसे नहीं जानता सर। क्योंकि मेरे क्लाइंट डर गए थे माय लॉर्ड, क्योंकि उन्होंने रिहाना को सिर्फ कामकाज के लिए रखा हुआ था। आप बताएंगे कोर्ट को कि आपको रिहाना से किसने मिलवाया था? आफ्ताब, माना कि मैंने पहले झूठ बोला था, लेकिन आफ्ताब ने मुझसे सबसे बड़ा झूठ बोला जब वो रिहाना को मेरे घर पे लेकर आया था। सेठ, झाड़ू पोछा बर्तन घर का सारा काम जानती है। पगार कितना लगी? लड़की जरूरतमंद है, रहने खाने के साथ अगर 5,000 रुपये महीना दोगे ना तो इसके घर वालों का भला हो जाएगा। वो बोला रिहाना 15 साल की है। सर, मैंने तभी आफ्ताब को 5,000 रुपये एडवांस भी दिया था, लेकिन बाद में उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल? हाँ सर, सच तो यही है। वो जानता था रिहाना का रेप हुआ था। वो मुझे फ़ोन करके धमकी देता था सर। हेलो, देख सेठ, अगर तूने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए ना तो तेरा वो हाल होगा कि जिंदगी भर पछताएगा तू। सर, मैं तब भी बहुत डरा हुआ था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और अचानक रिहाना गायब हो गई और ये सब हो गया। ये जो रिहाना कर रही है ना, ये सब आफ्ताब के कहने पर कर रही है सर। ये सब आफ्ताब का किया धरा है सर। विष्णु ने सरासर झूठ बोला था, इसीलिए तो जमानत मिलते ही फरार हो गया। नाम श्योर विष्णु ने ही शबनम का मर्डर करवाया और उसी ने मुझे फोन में धमकी दी। ये धमकी वाला कॉल किस नंबर से आया था? पाटिल, इस नंबर की डिटेल निकालो। सर मैंने शबनम के भाई और बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सर, शबनम के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि शबनम के मर्डर के पीछे कोई पर्सनल एंगल हो। रिहाना की फैमिली का पता लगाने के लिए क्या क्या एक्शन लिए गए? सर, मैंने वेस्ट बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर में रिहाना की फोटो भेजी थी, लेकिन वहां से अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला। कोई अपडेट नहीं मिला तो हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए? अब सर मत झुकाओ इस तरह से। तुरंत वेस्ट बंगाल के लिए निकलो और जब तक रिहाना की फैमिली का पता नहीं चल जाता है वापस मत आना। सर। और कितने दिन यहाँ रखोगे मुझे? यहाँ से निकलेगा तो मौत मिलेगी। इतनी जिंदगी बची है ना, जी ले आराम से। कमिंग सर, मैंने उस ब्लू कलर की वैन का ट्रायल चेक किया जिसमें शबनम के हत्यारों को जाते हुए देखा गया था। सर, शबनम की दुकान से करीब आधा किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी में सेम वैसी ही एक ब्लू वैन कैप्चर हुई है। सर, शबनम की हत्या से कुछ ही देर पहले ये वैन शबनम की दुकान की तरफ गई और करीब 20 मिनट बाद ये वैन उसी तरफ से वापस आई। सर, उस आदमी ने इस वैन को आइडेंटिफाई कर लिया जिसने स्टेटमेंट दिया था। सर, गाड़ी का ये नंबर फेक है, लेकिन इन क्रिमिनल्स तक पहुंचने की हर पॉसिबिलिटीज पर काम कर रहा हूं मैं। इस क्राइम सीन का डम डेटा भी निकलवा लिया है, वहां से कोई ना कोई सस्पिशियस नंबर तो जरूर मिलेगा। और ये दोनों कब मिलेंगे? विष्णु ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि आफ्ताब रिहाना को उसके पास लेकर आया था। आफ्ताब के जरिए हम रिहाना के घर वालों तक पहुंच सकते हैं। सर, ये आफ्ताब जोगेश्वरी में रहता था। विष्णु के कॉल रिकॉर्ड में इसका नंबर मिला था, लेकिन अभी इसका नंबर भी बंद है और जोगेश्वरी की इसकी चौल भी है। सर, आफ्ताब के गायब होने के बाद हमें लगा था कि विष्णु सही बोल रहा है, लेकिन फिर अचानक से विष्णु भी गायब हो गया। सर, आफ्ताब के बारे में अभी तक हमने जो भी पता किया है उससे लगता नहीं है कि ये कोई बड़ा गेम कर सकता है। ये एक मामूली सा पिंप है सर। हो सकता है कि रिहाना की दलाली करता हो और रिहाना के साथ रेप करने वाले इसी के कस्टमर हो, क्योंकि सर बाद में रिहाना ने यह भी बोला था कि कई लोगों ने उसके साथ रेप किया था। आफ्ताब के बाद इस सलीम का नाम भी काफी उछला था। सर, सलीम का नंबर आफ्ताब के कॉल रिकॉर्ड में मिला था और ये तब से फरार है। हमें इस सलीम की कहानी को भी समझना होगा और इस रात से भी पर्दा गिराना होगा कि रिहाना पुलिस की वर्दी को देखकर इतना डर क्यों जाती है। रेहाना, मैं तो यहीं पे थी, लेकिन रीवा एसेছে? नहीं बेटा, रीवा तो नहीं आई है, पर एक अंकल आए हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते। बेटा, अंकल सलीम के बारे में जानना चाहते। बोलो तुम्हें তোমাকে আপুর কাছে নিয়ে যাবে, বলো শোনা। আমি গ্রামে ছিলাম, ये गांव में थी, অনেক খুশ ছিলাম। बहुत खुश भी थी।
আর তখনই প্রথমবার আমি সালিম ভাইজানকে দেখেছি। और तभी ये पहली बार सलीम से मिली। খাবো ছেড়ে দেব। बहुत मीठा गला है रिहाना का, एकदम मुंबई के लिए बना हुआ है। तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसको गवैया बना देगा। वो हमारा इतना पहचान का, लेकिन मुंबई में हम अच्छा काम दिलवा सकते हैं। यहाँ का तमाम लड़की हैं जो लोगों के घरे में चौका बर्तन करती हैं, बहुत पैसा भेजती है अपने अपने घर। वो तो है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता रियाना को इतना दूर भेजने के लिए। सोच लो, घर में खाने के लाले पड़े हैं, 2 वक्त का खाना नसीब हो जाएगा। সত্যি ভাইজান আমি বহুত পয়সা কামাবো। हाँ रिहाना, बहुत पैसा कमाओगी तुम। আব্বু আব্বু আমাকে পাঠাও না মুম্বাই, আব্বু আমি অনেক পয়সা কামাবো। तो मुंबई तुम्हें सलीम लेकर आया था? चल तुम्हारा एक फोटो ले लेते हैं, काम के लिए जरूरत पड़ेगी। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। আমাকে ঘরে নিয়ে যাও আব্বू, अब्बू सब ठीक करेगा। हमारा अब्बू आएगा, सब ठीक करेगा। हमारा अब्बू को नहीं आओ। इस नंबर को ट्रेस करो कि हमारे किसी सस्पेक्ट का नंबर हो सकता है। ओके सर, ओके। हम तब उन दोनों संदिग्ध मोबाइल नंबर की जांच में जुटे थे। वहीं वेस्ट बंगाल में रिहाना के परिवार की तलाश भी जोरों पर थी। तभी हमने उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर को नाला सोपारा में ट्रैक किया। साहब मैं मानता हूँ कि मैंने रिहाना को विष्णु सेठ के घर पे पहुंचाया था, लेकिन सलीम पहले उसे मेरे पास लेके आया था, क्योंकि सलीम जिस मोहल्ले में रहता है उसके पड़ोसियों को पता चल गया कि सलीम रिहाना का रेप करता था। लेकिन तूने बड़ा सहारा दिया रिहाना को। तूने भी तो वही किया जो सलीम कर रहा था। माल तो अच्छा लाया रे तूने। लाना इसके लिए और ग्राहक, तू भी कमा मैं भी कमाएगा। साहब फिर एक दिन मैं रिहाना को विष्णु सेठ के घर पे लेके गया। उसके बाद वो उसका परमानेंट कस्टमर बन गया। 15 दिन रिहाना उसके पास ही थी साहब, लेकिन मौका देख के रिहाना वहाँ से भाग निकली और पुलिस विष्णु सेठ के घर पे पहुँच गई। विष्णु सेठ ने फ़ोन करके मुझे सब कुछ बता दिया, तो साहब मैं डर गया और गायब हो गया। लेकिन विष्णु तो बोल रहा था कि तू उसको ब्लैकमेल कर रहा था और रिहाना ने वही किया जो तूने उससे करने के लिए कहा था। झूठ बोल रहा था साहब। इस वक्त विष्णु कहाँ है? मालूम नहीं साहब। और सलीम? उसके बारे में पता नहीं मुझे साहब। इस नंबर से तुझे कॉल कौन करता था? लेकिन सलीम अकेला नहीं कर रहा हो, वो लोग करवा रहे होंगे उससे। वो कौन लोग? तू वहाँ आराम से दारू पी रहा है और मैं यहाँ पे वड़ा पाव खा खा के पक गया हूँ। मेरे को निकाल यहाँ से, तो अगर मेरा माथा ठनक गया ना तो सीधा पुलिस के पास जाके सबके काले चिट्टे खोल दूंगा मैं। अरे मैं खुद फंसा हुआ हूँ पुलिस वालों को रिहाना का ग्राहक बना के। गलती की मैंने। अरे खुद को बचाने के लिए मेरी मार रहे हैं। वो जो बोल रहा है मुझे करना पड़ रहा है। किन पुलिस वालों की बात कर रहा था वो? साहब ये तो आपको सलीम ही बता सकता है। मैं ना ही सलीम के बारे में जानता हूँ, ना ही विष्णु के बारे में, और ना ही उन पुलिस वालों के बारे में। इस केस ने पुलिस डिपार्टमेंट की छवि बिगाड़ के रख दी है। इस बच्ची के साथ पुलिस वालों ने भी। डिस्गस्टिंग। अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी चौकसी बरती होती ना तो आज सारे क्रिमिनल्स अंदर होते। अगर मीडिया ये इशू नहीं उठाता ना तो जितना तुम लोगों ने किया है वो भी नहीं करते। अब सर झुकाने से क्या होगा? विष्णु इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था। तुमने इसे गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, लेकिन जमानत मिलते ही गायब हो गया। क्या कर रहे थे तुम लोग? इतनी सी निगरानी नहीं रख पाए इस पर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी? सर अगर आपको वाकई में लग रहा है कि मैं उन क्रिमिनल्स के साथ हूं तो आप मुझे इस केस से हटा दीजिए।
आफ्ताब की कोर्ट में पेशी की तैयारी करो। सर अबू सब ठीक करेगा, हमारा अबू आएगा सब ठीक करेगा हमारा अबू को। इस केस के दौरान जब जब मैंने मेरी बेटी का चेहरा देखा, तब तब मुझे रिहाना की मायूसी का ख्याल आया। महज 12 साल की बच्ची इतनी तकलीफ में होने के बावजूद इतने लंबे समय तक अपने माँ बाप, अपने घर, अपने भाई बहनों से दूर थी। पर तब मैं ये सोच रहा था कि भले ही उसके क्रिमिनल्स देर से मिले, पर उस बच्ची को उसका परिवार जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। लेकिन इस केस में एक और तूफान अभी आना बाकी था, एक ऐसा तूफान जो फिर से सबको झकझोर कर रख देने वाला था। रिहाना, क्या हुआ था आपके साथ? कुछ तो बताइए रिहाना, क्या हुआ था आपके साथ? बताइए। बोलो, किसके कहने पर हमला किया था? पाटिल, जब तक ये मुंह ना खोले ना, हाथ रुकना नहीं चाहिए। सर ये दोनों हिस्ट्री शीटर हैं, मुन्ना और विजय। रंगदारी और धमकी के केस में कई बार अंदर भी जा चुके हैं लोग। मतलब ये पक्का है कि किसी ने सुपारी दी है? सलीम या उन पुलिस वालों में से ही कोई होगा? हाँ गौतम। सर रेहाना के गांव का पता चल गया है। गंगा सागर के बड़ा गांव में रहती है रेहाना, तो मैं रेहाना के घर ही जा रहा हूँ। ग्रेट। रिहाना के परिवार वालों से मिलने के बाद भी मुझे कॉल करना। ओके? ओके सर। हाँ, रेहाना हमारी बेटी है, लेकिन हम उसे यहाँ नहीं ला सकते। अब होने दीजिए उसकी किस्मत में जो है। आपको जरा भी अंदाजा है कि आपकी बच्ची किस हालत से गुजर रही है और आप उसे यहाँ घर पे नहीं लाना चाहते? अगर रिहाना के घर वाले रिहाना को वापस नहीं बुलाना चाहते, तो इसका तो यही मतलब है कि उन्होंने खुद सलीम को रिहाना को भेजा होगा। सर मुझे भी यही लग रहा है। सर मैंने यहाँ सलीम के बारे में भी पता किया। सलीम यहीं का रहने वाला था और काफी सालों से मुंबई में रह रहा था। सर इस सलीम के आगे पीछे कोई भी नहीं है। হ্যাঁ গো, কেমন বাপ তুমি? अपने बेटी से ही पालना झाड़ लिया। अमी बोलती बस, अब इस घर में रेहाना का जिक्र नहीं होगा। जाओ, काम करो अपना। सत्य हमारा अबू मिल गया? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू मिल गए, लेकिन कह दो ना, तुम्हें इसलिए रो रहा है ना कि अमी छेड़े चला जाएगा? हाँ बेटा, मैं इसलिए रो रही हूँ। तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी ना? ना ना, अमी अमर अबू के पास तुम्हाके निये जाएगा। अमी तुम्हें साथ रहेगा।